मतलब मैंने प्री के लिए तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, बट मुझे याद है मैंने मेंस का जो पहला मॉक टेस्ट था वो मेंस के 1 महीने पहले ही लगाया था। तो मुझे समझ आया कि जब आप लाइफ में हमेशा से एक टॉपर रहते हो और आपके ऊपर वो जो प्रेशर आता है, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो जब वो बिखरती हैं कहीं ना कहीं कि आपका नहीं होता, चाहे भले ही आप खुद की लापरवाही की वजह से हो, तो वो बहुत ख़राब लगता है। बट जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये कुछ अलग है, यहाँ पर मुझे चीज़ें सुधारनी होंगी, वो चीज़ें नहीं काम करेंगी। तो मुझे लगता है कि आप करंट मान किस चीज़ को, आप 1 साल पुरानी चीज़ को करंट मान रहे हो या 3 साल पुरानी चीज़ को करंट मान रहे हो। तो मैं मानती हूँ कि आप शुरुआत में मॉक की फ्रीक्वेंसी कम रख सकते हो, लेकिन मॉक देना ज़रूरी है आपको शुरू से ही, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि पढ़ना चीज़ों को एक अलग होता है और उन चीज़ों को क्वेश्चन में अप्लाई करना एक अलग चीज़ है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिसने एसएससी सीजीएल 2025 में 158 रैंक प्राप्त की है और अपने सपनों को पूरा किया है। मैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछूंगा, मैं आपसे उनकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछूंगा कि उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की और उस प्रिपरेशन में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे कि वो सारी चीजें आप भी जान सको और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सको। तो मैम वेलकम। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैम कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं और आपने एसएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? सर, मेरा नाम शैली राजपूत है। मैं सावर मध्य प्रदेश से हूँ, और लेकिन मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से की है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एलएलबी कर रही हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही रह रही हूँ और मैंने एसएससी की प्रिपरेशन 2024 में शुरू की थी। मतलब 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और 2024 के अटेम्प्ट के लिए फिर मैंने पढ़ना शुरू किया था। बट वो अटेम्प्ट मेरा सीरियस नहीं था। मतलब मैंने प्री के लिए तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, बट मुझे याद है मैंने मेंस का जो पहला मॉक टेस्ट था वो मेंस के 1 महीने पहले ही लगाया था और उस 1 महीने मेरे लॉ के एग्ज़ाम्स भी थे। तो मैं उतना सीरियस नहीं थी, क्योंकि हुआ भी नहीं। बट जब वो तो मुझे ये लग रहा था कि ठीक है, पहले अटेम्प्ट में मैं जब पहले तैयारी में इतना सीरियस नहीं थी मेंस के लिए, तो मुझे ये लग रहा था कि पहला अटेम्प्ट है, शायद नहीं होगा, तो इतना कुछ नहीं है, एज भी मेरी उतनी ज़्यादा नहीं है। बट जब वो नहीं हुआ, तो मुझे समझ आया कि जब आप लाइफ में हमेशा से एक टॉपर रहते हो और आपके ऊपर वो जो प्रेशर आता है, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो जब वो बिखरती हैं कहीं ना कहीं कि आपका नहीं होता, चाहे भले ही आप खुद की लापरवाही की वजह से हो, तो वो बहुत ख़राब लगता है। और ख़ासकर जब वो आपकी लापरवाही की वजह से हो, तो एक दुख अलग होता है और एक गिल्ट अलग होता है। तो फिर जो 25 का अटेम्प्ट था उसमें मैंने सोच लिया था कि भले बाकी भगवान के हाथ में है, जो भी है, जैसा भी होगा अच्छा होगा, बस मैं अपनी तरफ से रिग्रेट नहीं रखना चाहती, कि वो गिल्ट ना हो मुझे कि मैंने अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया। मैम आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, प्लस टू में आपकी मैथमेटिक्स थी? हाँ सर। अच्छा, तो जिससे अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो सीजल है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, आपने चारों सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर किया? जी सर, मैंने सबसे पहले सर मैं मैथ्स की बात करती हूँ। तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रहा है, तो मुझे मैथ्स में उतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर मैं कहूँ, मैं मैथ्स स्कूल टाइम में भी हमेशा से खुद के लॉजिक से बनाती थी। इसलिए कि 12th का एग्ज़ाम में भी मैंने अगर अपना एग्ज़ाम दिया तो मैंने लास्ट में रफ पेज में फार्मूलाज डिराइव किए हैं उस एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि मुझे फार्मूलाज नहीं याद होते थे। तो मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी। बट जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये कुछ अलग है, यहाँ पर मुझे चीज़ें सुधारनी होंगी, वो चीज़ें नहीं काम करेंगी। तो फिर मैंने मैथ्स पे वहाँ से काम किया। मुझे पता चला कि नहीं, मुझे मैथ्स में ट्रिक्स वगैरह भी सीखनी होंगी, या मुझे मैथ्स में ऐसे तरीके से काम करना पड़ेगा जो मुझे स्पीड में आंसर दे दे। और उसके बाद सर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत जीएस में हुई है। और लेकिन जीएस में मुझे, क्योंकि जीएस में मैं मानती हूँ जीएस अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। हाँ वही, और उसमें भी करंट अफेयर्स। तो मेन करंट, क्योंकि अब धीमे धीमे आपकी देख रहे हैं कि अब करंट का पोस्टर थोड़ा ज़्यादा होगा, कई और स्टैटिक वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा पूछने लग गए हैं।
और सर एक चीज़ और जो मुझे लगती है कि आप करंट मान किस चीज़ को रहे हो, आप 1 साल पुरानी चीज़ को करंट मान रहे हो या 3 साल पुरानी चीज़ को करंट मान रहे हो, वो दिक्कत भी है। तो वो मुझे लगता है कि मैंने वैल्यू एडिशन से सुधारा है। मैं मॉक देती जाती थी, मतलब मैंने एक बार सिलेबस देखा था अपनी तरफ से, स्टैटिक का देखा था और जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उनका देखा था, बट बाकी चीज़ें उनके जो मेरे पास नोट्स थे मैं मॉक से वैल्यू एडिशन करती आती थी। वो चीज़ मुझे काफ़ी काफ़ी हेल्प की है। जैसे मॉक के 15-20 दिन पहले मैंने उनको जब रिवाइज किया तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में रह गई। तो मैम लिसनिंग का थैंक यू सर। सो शैली बेटा, आप एक बार बताओ, जैसे आपने अभी मोक के बारे में बात करा, जी तो मैं मैम। मोक से स्टार्ट करती हूँ। तो आपके लिए क्या राइट टाइम था मोक देने का? मैम मैंने जब एसएससी का सोचा ही था उसके 3 दिन के अंदर ही मैंने मॉक दे दिया था, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मॉक, जैसे मैंने कहा ना कि सर मैं अपने तरीके से मैथ्स को मानती थी कि ऐसे तो हो जाएगा, मैथ्स तो मुझे आती है, बट वही है ना कि पेपर के पैटर्न से फैमिलियर होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं मानती हूँ कि आप शुरुआत में मॉक की फ्रीक्वेंसी कम रख सकते हो, लेकिन मॉक देना ज़रूरी है आपको शुरू से ही, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि पढ़ना चीज़ों को एक अलग होता है और उन चीज़ों को क्वेश्चन में अप्लाई करना एक अलग चीज़ है। तो वो चीज़ मैं मानती हूँ कि आप शुरू से ही एक तो हफ्ते में 1 मॉक, 2 हफ्ते में 2 मॉक, ऐसा आप शुरू में कर सकते हो। धीरे-धीरे आप उसकी मतलब आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। बट मैं मानती हूँ कि शुरू से ही मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है। अच्छा, ओके। सो अभी हम इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं मोक टेस्ट से रिलेटेड ही। जैसे हम मोक टेस्ट तो दे देते हैं सारे बच्चे, तो आप उसको एनालिसिस करते थे बाद में कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, तो उसको किस हिसाब से ही करते थे, कैसे एनालिसिस करते थे? ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने 24 में दिया था, उसमें मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि उस टाइम मैं मॉक देती थी, बट मैं उसमें एनालिसिस नहीं करती थी उतना सीरियसली। करती थी बट ऊपर-ऊपर से करती थी। बट देन धीरे-धीरे जैसे टाइम के साथ थोड़ी मैच्योरिटी भी आती है आपके साथ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक बहुत बड़ा स्टेप मिस कर रही हूँ, क्योंकि उसके बिना मॉक देने का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है मेरे हिसाब से। तो फिर मैं मॉक देती थी, जैसे प्री का 1 घंटे का मॉक होता था, मैं साथ में उसके मिनिमम 1 घंटे के उसके एनालिसिस भी करती थी। और यही मेरा मेंस का भी रहता था। मतलब आपने दोनों चीज़ों को तो एग्जाम में सेम करा है, तो उसको जैसे एनालिसिस किया तो कोई मिस्टेक हुई आपसे, मतलब कि हम भाई इसे फ्यूचर में गलती नहीं करेंगे, तो उसको कहीं नोट डाउन करते थे या मतलब रहता था याद, मतलब कोई मिस्टेक कॉपी बनाई हुई थी? हाँ मैम, मैंने बनाई हुई थी। पहले मुझे स्टार्टिंग में, वही है, स्टार्टिंग में मैंने बहुत गलती, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि नहीं मुझे याद रह जाएगा, बट नहीं रहता याद। मैं जैसे इंग्लिश का मैं अलग नोट करती थी, मैथ्स के क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेके या सेव्ड क्वेश्चन में लेके मैं अलग रखती थी। और सेम मैंने रीजनिंग के कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती थी मुझे मॉक टेस्ट में, जो शायद मुझे नहीं आता था, तो मैं जाके उनको देखती थी, फिर मैं उनको सीखती थी। और जीएस का तो मैंने आपको बताया, मैं वैल्यू एडिशन करती थी। ठीक है। सो अभी हम इस पे बात करते हैं कि जैसे भाई देखो हम पढ़ते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक पढ़ते रहते हैं, तो डिमोटिवेशन भी आता है, तो उसको कैसे डील करा आपने? जी मैम, डीमोटिवेशन का सबसे पहले तो मैं मानती हूँ कि मोटिवेशन आपके आसपास के फैक्टर्स आपको मिल जाएगा कि आपकी फैमिली क्या चाह रही है, आपकी फैमिली की कंडीशंस क्या है। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर था जब लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ और रिजल्ट के कुछ दिन बाद ही अप्रैल में मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत हिट की कि शायद मैं थोड़ा जल्दी कर लेती अगर। तो वो इस अटेम्प्ट में मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने मोटिवेट किया है। अपार्ट फ्रॉम देम मेरे फ्रेंड्स जो थे, हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो हम लोग का ये था कि हम लोग साथ में मॉक दे रहे हैं, कौन कितना अच्छा कर रहा है मॉक में, कौन कितना ज़्यादा पढ़ रहा है। तो वो एक जो कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग थी उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। और उसके बाद आपकी फैमिली का सपोर्ट और आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट और बाकी सब जिस तरीके से टीचर्स भी हमें बताते हैं, तो वो सब चीज़ें तो आपको मोटिवेट करती ही हैं। उसी मैम चीज़ पूछना चाह रहा था, जैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में मेरे माँ, पापा, दादी और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। अब आए रहती है पुलिस में है, मध्य प्रदेश पुलिस में है। विदेश पुलिस में। जी। तो मतलब एज अ गर्ल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज अ गर्ल आपको डेली आके रहने और पढ़ाई करने में क्या समस्या है? जी सर, जब मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एज अ गर्ल कि आप अपनी सिटी छोड़ और मैं स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में आ रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और ये भी एक बहुत ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न भी रहता है
तो इस सब चीज़ों से आपने कैसे डील किया? जी सर, सबसे पहले मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है इस चीज़ को लेकर। हालाँकि मैं जब शुरू में दिल्ली आ रही थी, तो वो जो एक इमोशनल कनेक्ट रहता है कि जिस लड़की को हमने कभी आज तक छोड़ा नहीं है बाहर, उसको कैसे छोड़ दें। और लड़कियों के साथ एक अलग से चीज़ अटैच होती है कि शायद अब आप इस एज में पहुँचे हो कि 6-7 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, तो तब तो जाना ही है दूर, अभी क्यों आपको फैमिली से दूर जाना है। तो वो चीज़ रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पापा ने, मेरी दादी ने। तो उनके सपोर्ट की वजह से वो चीज़ हो पाई, क्योंकि मुझे लगता है मेरे घर पे थोड़ा सा वो है कि आवाजाही का माहौल थोड़ा ज़्यादा है कि वहाँ पर मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता अगर मैं वहाँ रुकती तो उस वजह से। और सेफ्टी कंसर्न्स की रही बात, तो सेफ्टी कंसर्न्स मुझे लकीली हॉस्टल मिल गया था यूनिवर्सिटी का, तो उस तरीके से मैंने टैकल किया, वहाँ पर चीज़ें सही रही। अच्छा, एक चीज़ इसलिए आपने 158 रैंक लेके आए हैं, ये एक बहुत ही, देखिए मैं मानता हूँ कि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन एक लेंदी प्रोसेस है और बहुत टाइम टेकिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कभी लगता है कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, हाँ आज करें, आज सुबह सुबह नींद नहीं खुली, करंट अफेयर दोपहर में पढ़ लेंगे, और फिर एक दिन का बैगेज होता है, फिर धीमे 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 कई दिन का हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपने कैसे डील किया? सर, एक जो चीज़ मैं पहले फेस कर रही थी वो था एक विशेष लूप बन जाता है। आप जैसे किन्हीं कारणों की वजह से एक दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपका अगला दिन उस गिल्ट में जाएगा, फिर आप अगले दिन भी नहीं पढ़ पाओगे, तो वो एक लूप बन जाता है। तो मैंने कॉन्शियसली उस लूप को ब्रेक करने की कोशिश की कि अगर मैं किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पा रही तो मैं अगले दिन जिस वक्त मुझे लगेगा कि अब टाइम ठीक है, मैं उस टाइम पढ़ने बैठ जाऊँगी। और दूसरी चीज़ मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि ऐसे कुछ कारण होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ें मेरे हाथ में है, मैं अगर अपना पूरी ताकत लगा दूँ, मैं उन चीज़ों को हटा पा रही हूँ रास्ते से, तो मैं कोशिश करती कि मैं कभी भी अपने पढ़ाई में 24 घंटे से ज़्यादा का ब्रेक ना आने दूँ। और जो सब्जेक्ट, जैसे करंट अफेयर्स आपने कहा, जो सब्जेक्ट्स मुझे पता है कि जिनमें मुझे इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है, तो उनको फिर मैं इस टाइम पे रखती थी जहाँ मुझे लगता था कि हाँ, इस टाइम पे मैं अच्छे मन से पढ़ रही हूँ, तो उस तरीके से। और मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि मैथ्स में बहुत, जैसे अर्थमेटिक है, चलिए उसमें तो फॉर्मूले नहीं है, अर्थमेटिक ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी या एडवांस मैथ? सर, मैथ्स में मुझे उतनी दिक्कत हुई नहीं है, बट मुझे एडवांस मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम दी थी, क्योंकि मुझे चीज़ें याद रखने में मुझे दिक्कत होती थी कि जैसे आप फॉर्मूलेज हैं या थ्योरम्स हैं, तो वो याद रखने में मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था। और इंग्लिश में आपने कैसे तैयारी की? वो कैप का पोर्शन हो गया, ये कैसे आपने तैयार किया? सर, वोकैब मैंने लिख के, मैंने अपने दिमाग में बार बार उसको यूज़ करके, डेली लाइफ में मैं उसको यूज़ करके मैंने तब जाके उसको कवर किया, क्योंकि मुझे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत वोकैब में ही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूल रही थी उन वर्ड्स को और मैं कंफ्यूज हो रही थी। बट फिर उनकी स्टोरी बना के उनको वैसे याद किया था मैंने। अच्छा, राइट नो आप हैप्पी अपनी जॉब से? हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप जानते हैं मैम को पोस्ट क्या मिली है? तो मैम आपको क्या पोस्ट मिली है? मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सर। एंड जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये चीज़ कि आपने ऑलमोस्ट इतने मॉक टेस्ट लगाए, सर, मुझे इस चीज़ का मैं काउंट तो मुझे नहीं है, क्योंकि मैं सच बताऊँ मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प की है। और मैंने जैसे कहा, मैंने प्रिपरेशन के पहले दिन भी मॉक टेस्ट लगाया था, और मैं मेंस का एग्ज़ाम दे रही थी, उसके 2 दिन पहले भी मॉक टेस्ट लगाया था। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है टेक्स्ट बुक का कैसा क्या महत्व रहा आपकी? टेक्स्ट बुक का सर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और द बेस्ट पार्ट, जिस तरीके से टेक्स्ट बुक ने अपने आप मतलब डिज़ाइन किया हुआ था कि आपको PYP मिल जाएंगे, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड टेस्ट, देन एडवांस टेस्ट। तो वो एक जो लाइन थी कि आपकी जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, आप उस तरीके से उन चीज़ों को टैकल कर सकते हो। प्लस कई बार होता है कि आपको ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जिनमें थोड़ी सी इरेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी अगर है, और हो सकता है आप उस माइंडसेट में नहीं हो या आप थके हुए हो, तो आपके नंबर कम आ जाएंगे, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। बट उसी साइड में आपको PYP भी मिल जाएंगे, अदर टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो वो मॉक टेस्ट ने मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया है, साथ साथ मेरी स्ट्रेटेजी भी मेंटेन की है। प्लस मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी थी, एक आपका सेक्शन आया था जो था मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस करके।
वो लास्ट मोमेंट पे वो मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि उससे पता चल रहा था कि जो लोगों ने सेव किए हुए हैं क्वेश्चंस, कि आखिर क्या ऐसे क्वेश्चंस है जो अभी भी हम काम कर सकते हैं, जहाँ काम किया जा सकता है। क्योंकि एक टाइम पे ना वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि अब समझिए, मतलब जैसे जीएस में तो जीएस तो मुझे बहुत वो लगता था कि तो इसको तो सैचुरेट करते करते मैं ही खत्म हो जाऊंगी। बट मैथ्स में और रीजनिंग में मुझे लगने लगा था कि यार अब क्या क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, हाँ ऐसा भी ना हो कि हम कुछ इरेलेवेंट पढ़ लें। तो वही चीज़, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे आपके एडवांस टेस्ट थे या मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस थे, तो उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा था और जो कि रेलेवेंट होता था। तो मैं बस एक चीज लास्ट आपसे क्वेश्चन और होगा कि बस आपने ऑलमोस्ट सारे किस किस साल के आपने प्रीवियस ईयर पेपर को लगाए थे अपने? सर कोशिश तो मैंने की थी कि मैं पिछले 3 साल के लगा लूँ, बट एक टाइम पर टाइम क्रंच हो गया था और मुझे एफएलटी वगैरह भी करने थे, एफएलटी एडवांस टेस्ट भी। तो एक लिस्ट हमने निकालती मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट्स, तो मैंने 2020 तक के 19 तक के टफेस्ट शिफ्ट्स किए। बच्चों का डिमांड रहता है कि सर कुछ नए क्वेश्चंस कराओ, सर ये कराओ वो कराओ, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एग्जाम दिया, आपने क्वालिफाई किया, जी सर। प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहता है? सर प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और क्योंकि एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे आ गया तो उससे रिपीटेड कितने परसेंट होते, रिपीट क्वेश्चंस? सर परसेंटेज में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चंस भले ही ना रिपीट हो बट कॉन्सेप्ट वही है। पैटर्न चेंज होगा, सेव होगा, डिजिट चेंज हाँ वही, डिजिट चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो वही है। और वो पीवाईक्यू से जब हम वो कॉन्सेप्ट हमारी मसल मेमोरी में सेट हो जाता है ना, तो जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसकी स्पीड बनाने में वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 2026 में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? जी सर, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो डरना मत, जर्नी लंबी है। एक दिन के नंबर ऊपर नीचे हो जाएं तो उससे कुछ नहीं होता है। एट द एंड लास्ट में आपके जो धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप होंगी वो मैटर करेंगी। बाकी कंसिस्टेंट रहना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, इन 2 चीज़ों से टैकल हो जाएगा। और मैंने किया है और मैं भी उसी बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मुझे लगता है कि चीज़ें कंसिस्टेंसी की बात है, बाकी आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जो ये पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न चेंज को लेकर मतलब काफ़ी लोग ऐसा होता है कि काफ़ी डर का माहौल रहता है या हाँ चीज़ें, बट उस चीज़ के लिए भी खासतौर से मैथ्स और हाँ मैथ्स और रीजनिंग के लिए डर का माहौल। बट एक चीज़ जो मैंने दिमाग में रखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये था कि अरे बहुत लोग रिपीट कर रहे हैं, कई लोग काफ़ी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट जो एक चीज़ मेरे में था कि जितना हम तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ हमसे इन द वर्स्ट केस अगर कोई चीज़ हमसे नहीं बनी, तो हो सकता है वो सामने वाले के लिए भी मुश्किल होगा। इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बट ये आप में उस एग्ज़ाम फ्रेम में आपको पूरी प्रिपरेशन में स्टेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बस कॉन्फिडेंस अपने आप पर रखिएगा और कंसिस्टेंट रहिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। और बाकी मैं लास्ट में टेक्स्ट बुक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक मेरी जर्नी का एक ऐसा पार्ट रहा है जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक हमेशा साथ में रहा है। सो थैंक यू सो मच सर।